हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टनल। फिल्म की शुरुआत न्यू साउथ वेल्स में पानी की कमी को दिखाते हुए होती है, जो एक बड़ा सीरियस इशू बन चुका है। इस जगह हर आम आदमी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। और दूसरी ओर पता चला है कि सिडनी शहर के नीचे एक ट्रेन टनल है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है जिसमें इतना सारा पानी है कि पूरे न्यू साउथ वेल्स के लोगों की जरूरत आराम से पूरी हो सकती है। सरकार ने वहाँ के पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करने के लिए प्लान भी बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस प्लान को बीच में ही छोड़ दिया गया, जिसका एक भी रीजन नहीं दिया गया था। जबकि अफवाह तो ये भी है कि उस टनल में कुछ बेघर लोग रहते हैं और माना जाता है कि एक दिन अचानक वो सभी बेघर लोग कहीं चले गए थे, जिसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं है। अब इसके बाद हम आगे नताशा नाम की एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो एक वीडियो देख रही होती है जो उसी टनल की है जहाँ से कुछ बच्चे अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने अंधेरे में कुछ देखा था और उसी का पीछा करते हुए वो बच्चे कहीं खो गए थे। वहाँ से सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसीलिए नताशा ये डिसाइड करती है कि वो खुद उस टनल में जाएगी और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करेगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। वो अकेली ये सब नहीं कर सकती थी, उसको टीम की जरूरत थी और वो टीम बनाने के लिए कई लोगों के पास गई भी, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने के लिए या काम करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। आखिर में कुछ लोगों को मनाने के बाद उसने एक टीम बना ली, जिसमें नताशा, एक प्रोड्यूसर, एक कैमरामैन और एक साउंड टेक्नीशियन था। अब बारी आती है टनल के अंदर जाने की, इसलिए पहले वो लोग स्टेशन के अंदर से ही टनल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। नताशा वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन्हें रोक दिया जाता है। जिसके बाद ये सब ये डिसाइड करते हैं कि अब हम साइडवे से टनल के अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस टनल के बारे में जितना सोचा गया था, ये जगह उससे बहुत बड़ी है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी टनल्स हैं, जो मैप के अंदर भी नहीं दिख रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टनल में बहुत सी जगहों पर ना लाइट्स है और ना ही बिजली। एंट्रेंस गेट की तरफ तो लाइट और सीसीटीवी कैमरे दोनों लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अंधेरा है, जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर फिर भी ये लोग टॉर्च और लाइट की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर आए हुए इन्हें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, जहाँ पर इनको ये पता चलता है कि इस जगह का वर्ल्ड वॉर के टाइम पर शेल्टर की तरह इस्तेमाल होता था और यहाँ पर लोगों को एक साथ कुछ दिन रहने के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। उनको वहाँ पर कुछ बिस्तर, खाने के खाली डिब्बे, बोतलें, कपड़े और डेली यूज की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि कुछ दिन पहले तक वहाँ पर कोई रहता था। जिसका मतलब कि ये सच है कि इन टनल्स में बेघर लोग रहते थे, जो अब खो चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ दूर जाने पर ये सब उसी झील तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। ये झील सच में बहुत बड़ी है, जो 1 किलोमीटर लंबी है। अगर इसे इस्तेमाल किया जाएगा तो ये झील सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जितना सोचा था ये प्रोजेक्ट उससे कई ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब इस झील को बैकग्राउंड में रखकर नताशा शूटिंग कर रही होती है, लेकिन बार बार शूट को रिटेक करने के बाद भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी। उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पीछे से विस्पर कर रहा हो। और मजे की बात तो ये है कि वहाँ पर नताशा के अलावा कोई और बोल भी नहीं रहा था। वो लोग बोलते हैं कि छोड़ो यार, कितनी बार एक ही बात को रिटेक करना होगा, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसे हम बाद में ठीक कर लेंगे। अब फिर से कुछ दूर आगे जाने के बाद ये सब लोग बेल रूम में पहुंच जाते हैं। इस कमरे में एक मेटल बेल थी, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के समय किया जाता था। खतरा आने पर इस बेल की मदद से सभी लोगों को अलर्ट किया जाता था। ये बेल बहुत ज्यादा बड़ी थी, साथ ही में उस कमरे की सभी चीजें हिस्टोरिकल थी, लेकिन इन सब के बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं था। नताशा इस बेल की आवाज को रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए एक डंडी से वो बेल को हिट करती है, लेकिन फिर भी ऑडियो इशू आ रहे थे। साउंड टेक्नीशियन, जिसका नाम टेंगल्स था,
उसको लगता है कि शायद बेल की आवाज बहुत तेज है और इसी वजह से हेडफोन में आवाज अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इसीलिए वो पास के एक कमरे में चला जाता है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन तभी टेंगल्स को कोई जोर से अंदर खींच कर ले जाता है। बाकी के लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और सब कुछ छोड़कर वो लोग टेंगल के पीछे जाते हैं, लेकिन टेंगल्स उनको कहीं नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में ही गायब हो गया है। बहुत दूर जाने पर भी उनको टेंगल्स नहीं मिलता है। वो सब फिर से उसी बेल रूम में वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां आने पर उन्हें पता चलता है कि जो कुछ भी सामान ये लोग यहाँ पर छोड़कर गए थे, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना तो वहाँ पर माइक है, ना हेडफोन, ना टॉर्च और ना लाइट्स। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ से गायब हुए थे और इतने कम समय में ही इनका सारा सामान गायब हो गया। लेकिन सबसे पहले इन्हें अभी टेंगल्स को ढूंढना था। उनके पास टॉर्च भी नहीं है, जिस कारण से ये लोग कैमरे की लाइट को ऑन कर देते हैं, लेकिन इससे चार्जिंग बहुत जल्दी खत्म हो रही थी और उनके पास ज्यादा बैटरीज भी नहीं थी। इसलिए इन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। इनके पास सिर्फ 3 घंटे की बैटरी बची है। वैसे नताशा के पास एक छोटा सा कैमरा और था, लेकिन उसमें कोई लाइट नहीं थी। वो सिर्फ नाइट विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कैमरा लेकर वो लोग टेंगल्स को ढूंढते हैं और चलते चलते सब एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जो एक पतरे से ब्लॉक किया गया था, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही होती हैं। इसलिए इनको लगता है कि शायद टेंगल्स अंदर ही होगा। ये लोग ब्लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसे देख नताशा भी कैमरे को दरवाजे के पास छोड़कर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। वो लोग ब्लॉक को तोड़ देते हैं और अंदर जाने पर उन्हें टेंगल्स तो नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग जो देखते हैं वो काफी डरावना होता है। उस कमरे में ताजा ताजा खून पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही कोई किसी के साथ खून की होली खेला हो। जहां उन्हें टेंगल्स की टॉर्च भी मिलती है, जिसको देख वो लोग जान जाते हैं कि ये खून किसका था। और अब टेंगल्स की टॉर्च को देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि इतनी बेरहमी से कौन टेंगल्स को मार सकता है, कोई इंसान या फिर कुछ और। जिसके बाद ये सभी लोग जल्दी से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन जब नताशा कैमरे को उठाती है उसे कैमरे की पोजीशन चेंज मिलती है, इसलिए वो जल्दी से फुटेज चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि जब वो लोग कमरे के अंदर थे तब किसी ने इस कैमरे को उठाया और उसने सभी को बहुत करीब से शूट किया है। और जैसे ही वो सब लोग कमरे से बाहर आए, वो कैमरे को छोड़कर वहाँ पर भाग गया और इसी जल्दबाजी में उसकी एक फोटो क्लिक हो गई, जो बहुत ही डरावनी थी। लेकिन ये तो पक्का हो गया है कि वो इमेज किसी ह्यूमनॉइड क्रिएचर की है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऑयली स्किन है और बहुत शार्प सुई जैसे बाल हैं। ये देखकर ये सभी लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन ये सब इतना जरूर जानते हैं कि अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें एक साथ रहना होगा। लेकिन तभी भागते भागते इन लोगों को लगता है कि शायद इनकी तरफ कोई आ रहा है, जिससे ये सब चुप हो जाते हैं। पर उसके थोड़े आगे आने पर इनको पता चलता है कि वो तो सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे देखकर इन लोगों को जीने की एक नई आशा मिलती है और ये लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी थोड़े समय के लिए ही थी, क्योंकि गार्ड को भी कोई खींचकर ले जाता है, जिसको देखकर सब लोग पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। और भागते भागते ये तीनों फिर से उसी झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारी इंसानों की आई बॉल्स मिलती है, जो बहुत ही घिनौनी थी। मतलब ये क्रिएचर, जो शायद एक पुरुष है, वो सिर्फ इंसानों को मारता नहीं है, बल्कि बहुत बुरी तरह से टॉर्चर भी करता है, जिसको देख डर के मारे इन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। वो लोग ये सब सोच रहे होते हैं कि अचानक से उनको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सब एक जगह पर छुप जाते हैं। नताशा नाइट विजन कैमरे की मदद से देखने की कोशिश करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि जो इंसान वहां पर रो रहा था वो वही गार्ड है, जो उनकी मदद के लिए आया था। उस क्रिएचर ने उसकी आंखें नोच ली हैं और वो दर्द से तड़प रहा है, लेकिन ये लोग खुद इतना ज्यादा डरे हुए थे कि चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। और तभी पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है, जो उस गार्ड को बहुत बेरहमी से मार डालता है। नताशा ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और गलती से चिल्ला देती है, जिससे उस क्रिएचर को अब पता चल जाता है कि ये सब लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब जान बचाने के लिए तीनों फिर से भागने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग एक छोटी सी ओपनिंग से गुजरते हैं और उस ओपनिंग से गुजरते वक्त
वो क्रिएचर लगभग प्रोड्यूसर को ले ही जाने वाला होता है, लेकिन तभी कैमरामैन कैमरे को घुमाता है जिससे क्रिएचर की तरफ रोशनी गिरती है और उस रोशनी को देखकर क्रिएचर तुरंत भाग जाता है और ये सब समझ जाते हैं कि इस क्रिएचर को रोशनी से डर लगता है। किस्मत से उनके पास अभी भी लाइट होती है, पर उनके पास सिर्फ एक ही बैटरी है और तभी लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं। कैमरामैन जल्दी से लास्ट बैटरी इंसर्ट करता है जिससे लाइट स्टेबल होने से पहले ही उन पर क्रिएचर अटैक कर देता है। नताशा दोनों से अलग होकर भागने लगती है, जिसको हम नाइट विजन कैमरे में देखते हैं। वो क्रिएचर नताशा को पकड़ लेता है और उसको खींचकर झील के पास ले जाता है, जहाँ पर वो उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय कैमरामैन और प्रोड्यूसर नताशा को बचाने के लिए आ जाते हैं और कोई ऑप्शन ना पाकर प्रोड्यूसर चिल्ला कर उस क्रिएचर को अपनी तरफ बुला लेता है और जैसे ही वो क्रिएचर उस पर अटैक करता है उसी समय कैमरामैन नताशा को लेकर एक टनल में पहुंच जाता है और उस क्रिएचर से बचते बचाते प्रोड्यूसर भी बहुत जख्मी हालत में उनके पास आ जाता है। वो टनल सेफ थी, इसलिए वो लोग पूरी रात उस टनल में ही बिताते हैं, जहां बाद में वो दोनों प्रोड्यूसर को लेकर स्टेशन में पहुंच जाते हैं और मदद के लिए कॉल करते हैं। लेकिन तब तक इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से वो प्रोड्यूसर मारा जाता है। कैमरामैन और नताशा उस प्रोड्यूसर को लेकर उस टनल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस इंसिडेंट के बाद से नताशा ने अपनी जॉब छोड़ दी है और इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में उतना जोर नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। सबूत ना होने की वजह से केस को बंद कर दिया गया। और रही बात उस कैमरामैन की, तो वो अभी भी न्यूज कैमरामैन का ही काम करता है, लेकिन वो भी उस घटना को भुला नहीं पाया है और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा। अभी भी किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्रिएचर कौन था और वो कैसे उस सुरंग में पहुंचा। गवर्नमेंट को भी शायद इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनको सब कुछ पहले से ही पता था और शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने उस प्लान को ड्रॉप किया। ये स्थिति ऐसी है कि जिन्होंने देखा है या जिन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया है, शायद वही लोग इस पर विश्वास करेंगे, नहीं तो बाकियों के लिए कहानियां और भी हैं बताने के लिए, जिस पर विश्वास करना या ना करना हर एक इंसान का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो सकता है। और इसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।